तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 10.1 को सोल्व किया था और आज हम अपने अगले कंसेप्ट पे चल रहे हैं और इस कंसेप्ट का नाम है रेखा के समीकरण के विविध रूप। जो रेखा का समीकरण होता है इसके अलग अलग रूप होते हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। भाई अगर कोई रेखा क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब एक्स अक्ष से समांतर कोई रेखा है, तो उस रेखा का समीकरण कैसे होगा वो हम सीखेंगे। अगर कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो वो रेखा का समीकरण क्या होगा वो हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? दूसरा हमें पढ़ना है बिंदु ढाल रूप। अगर किसी रेखा पर स्थित हमें एक बिंदु मिल जाए, अगर कोई एक पॉइंट बता दे कि भैया ये पॉइंट इस रेखा के ऊपर स्थित है, अगर हमें कोई एक पॉइंट मिल जाए और उस रेखा की ढाल हमें मिल जाए, ठीक है ना, उस रेखा पर स्थित एक बिंदु मिल जाए और उस रेखा की ढाल अगर हमें मिल जाए, तो बिंदु और ढाल की मदद से हम रेखा का समीकरण कैसे बता सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद दो बिंदु रूप। अगर हमें रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु मिल जाए तब हम उस रेखा का समीकरण कैसे बता सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या सीखेंगे? उसके बाद भैया जी हम सीखेंगे ढाल अंतखंड रूप। अगर हमें ये मालूम चल जाए कि रेखा जो है ये वाई अक्ष को कहाँ पे काटती है, यह मालूम चल जाए और उसकी ढाल मालूम चल जाए, तब हम उस रेखा का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, एक बार आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाए ना आपको कि भैया क्या हमें पढ़ना है, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा जी। इसके बाद हम क्या सीखेंगे भैया? इसके बाद हम सीखेंगे अंतखंड रूप। अगर हमें मालूम चल जाए कि रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों को कहाँ कहाँ पे काटती है ना, कितने अंतखंडों पर काटती है, तो उस रेखा का समीकरण कैसे याद करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद लंब रूप। अगर हमें रेखा की मूल बिंदु से दूरी मालूम चल जाए और ये वाला कोण मालूम चल जाए, तब हम इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के हमें 6 रूप पढ़ने हैं। कितने रूप पढ़ने हैं? 6 रूप। ठीक है, एक एक करके इसको सीखते हैं। पहले रूप से स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूप जो हमें पढ़ना है उसका नाम है क्षैतिज रेखाएं व ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो सबसे पहले तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब समझो। क्षैतिज रेखा का मतलब है एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा आपको एक्स अक्ष के समांतर दे दी जाए, मान लो कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, कोई रेखा मैंने आपको दे दी, लेट्स से ये रेखा दे दी, ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रेखा का समीकरण बताइए, तो इस रेखा का समीकरण किस रूप का होगा? बता सकते हैं? इस रेखा का जो समीकरण है ये किस रूप का होगा? लेट्स से कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ये मान लो कि ए यूनिट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया इस रेखा का समीकरण बताओ तो ये किस रूप का होगा? बताइए, बताएं। इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर a के रूप का। y बराबर a के रूप का। ठीक है, अगर यही रेखा नीचे की तरफ होती, ऐसे होती, और ये डिस्टेंस a होती, ये डिस्टेंस अगर a होती, तो इस रेखा का समीकरण हो जाता y बराबर -a। ठीक है, अब कहेंगे सर इस रेखा का समीकरण y बराबर a ही क्यों हुआ, है ना, x बराबर a या फिर कुछ और क्यों नहीं हुआ, y बराबर a ही क्यों हुआ सर, है ना? तो इसका रीज़न भी जान लो भाई। इस रेखा पर आप कोई भी बिंदु लीजिए, मान लीजिए कि आपने ये बिंदु लिया, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? आप कहेंगे सर इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, a। कोई और पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट लिया, इस बिंदु के निर्देशांक क्या पाएंगे? इसके निर्देशांक पा सकते हैं 1, a, है ना, ये पॉइंट 2, a। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो -1, a, -2, a, है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि इस रेखा पर कोई भी बिंदु अगर हम लेंगे तो उस बिंदु का जो y निर्देशांक होगा वो हमेशा a आ रहा है। x निर्देशांक बदल रहा है लेकिन y निर्देशांक हमेशा सेम रह रहा है, वो कितना आ रहा है? a आ रहा है। इसी कारण हमने इस रेखा का जो समीकरण है वो y बराबर a लिखा।
ठीक है, y बराबर a अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उन सभी बिंदुओं के बारे में पूछ रहे हैं जिनके y निर्देशांक a हैं। जब मैंने कहा ना कि y बराबर a, जैसे मान लीजिए कि y बराबर a मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कहता हूँ, तो जब वो व्यक्ति y बराबर a सुनता है तो उसके दिमाग में उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात आती है, वो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में लाता है जिन पॉइंट का y निर्देशांक a हो। तो उसको मालूम चलता है कि वो सारे के सारे पॉइंट्स इस रेखा पर हैं, तब जाकर के ये रेखा बनती है। समझ में आ गई? अगर मैंने किसी व्यक्ति को बोला y बराबर माइनस a, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया मैं उन सभी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, उन सभी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जिसके y निर्देशांक माइनस a हैं। तो वो समझ जाएगा कि मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई? तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनका समीकरण y बराबर a के रूप का होता है, y बराबर a और y बराबर माइनस a के रूप का। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली क्षैतिज रेखाओं की। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाओं की। जैसे मान लीजिए कि y अक्ष है, ये x अक्ष है, और हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं मतलब y अक्ष के समांतर रेखाएं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये रेखा खींच दी। ठीक, अब ये रेखा y अक्ष के समांतर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेखा का समीकरण बताओ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, जिस प्रकार से इस रेखा का समीकरण y बराबर a और y बराबर माइनस a था, ठीक उसी प्रकार से इन रेखाओं का जो समीकरण है ये x बराबर a और x बराबर माइनस a के रूप का होगा, है ना। a बेसिकली क्या है? ये लेंथ है। ये लेंथ कुछ भी मान सकते थे, मैंने a मान ली बस। ठीक है, तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर a। ये लेंथ भी अगर a है तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस a। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इस रेखा का समीकरण x बराबर a क्यों हुआ, है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, x बराबर a ही क्यों हुआ? इसका रीज़न भी समझ लीजिए। इस रेखा पर अगर आप कोई बिंदु लेंगे, मान लीजिए कि ये बिंदु लिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? a,0। ठीक है, कोई और पॉइंट ले लीजिए a,1, a,2, है ना, a,-1, a,-2। तो हमें ये पता चला कि इस रेखा के हर एक पॉइंट का x निर्देशांक a है, तभी हमने इसका समीकरण x बराबर a लिखा। जब मैं किसी व्यक्ति को बोल देता हूँ कि भैया x बराबर a, तो उसे समझ में आ जाता है कि भैया मैं उन सभी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उन सभी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जिन पॉइंट्स के x निर्देशांक a है। तो वो समझ जाता है कि मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से जब मैं x बराबर माइनस a लिख देता हूँ, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि भैया मैं उन सभी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जिसके x निर्देशांक माइनस a है। तो उसको समझ में आ जाता है कि भैया मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने दो कंसेप्ट सीखे, एक तो क्षैतिज रेखा का, एक ऊर्ध्वाधर रेखा का। क्षैतिज रेखा, कोई भी रेखा जो x अक्ष के समांतर हो उसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा का जो समीकरण होता है ये बराबर होता है हमारा y बराबर a के। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इनका जो समीकरण होता है ये बराबर होता है हमारा x बराबर a के। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ है तो a, नीचे की तरफ है तो माइनस a, है ना। अगर राइट साइड में है तो a, लेफ्ट साइड में है तो माइनस a। क्लियर होगा? ठीक है, अब हम इससे संबंधित एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए, क्या कह रखा है? कह रखा है कि अक्षों के समांतर और -2,3 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। ठीक है सर, -2,3 कहाँ मिलेगा? x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि भैया इस पॉइंट से गुजरने वाली और इन अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है। ठीक है, इस पॉइंट से गुजरने वाली और इस रेखा के समांतर, इस पॉइंट से गुजरने वाली और इस अक्ष के समांतर रेखा कौन सी होगी बताएंगे? आप कहेंगे सर वो ये रेखा होगी, है ना, क्षैतिज रेखा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया क्षैतिज रेखा का समीकरण क्या होता है, बता सकते हो? आप कहेंगे सर क्षैतिज रेखा का समीकरण, हाँ जी, क्षैतिज रेखा का समीकरण होता है सर y बराबर a के। ए क्या होता है? ये होता है ये वाली लेंथ। क्या आपको ये वाली लेंथ मालूम है? आप कहेंगे सर इस पॉइंट का निर्देशांक है -2,3। इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ तो -2 है और ये लेंथ 3 है, तो इसलिए y बराबर 3। इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर 3। अगर मैं किसी व्यक्ति को y बराबर 3 बोलता हूँ तो उसके दिमाग में फर्दनी से आ जाता है कि भैया मैं उन सभी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके y निर्देशांक 3 है,
है ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, इस रेखा पे तो होंगे। ठीक है, तो इस रेखा के समीकरण क्या हो गई, y बराबर 3। क्लियर हो गया, है ना। 1% तो हमने ये कर लिया। 2 पार्ट है इसमें बेसिकली। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट देख लीजिए। ये प्रश्न है ना एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है, आपको बस इसको समझना है। ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है भैया, एक बार वापस से बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। -2,3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब हमसे क्या बोला है कि इस पॉइंट से गुजर के जाने वाली और इस अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ। इस अक्ष के समांतर तो हमने ले लिया ना, इस अक्ष के समांतर रह रहा है, तो रेखा कैसी पाएगी, ऐसी पाएगी। बिल्कुल सर। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा का समीकरण होगा सर x बराबर ए क्या होती है, ए होती है ये वाली लेंथ। ठीक है ना, ये कितनी लेंथ है बता सकते हैं, आप कहेंगे सर ये हमारी -2 लेंथ। तो इस रेखा का समीकरण हो गया x बराबर -2, है ना। आप खुद सोचिए ना कि भाई मैंने कहा x बराबर -2, तो आपको समझ में आया कि भैया x बराबर -2 मतलब ये वाला x, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना -2,0, तो बेसिकली मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं लिख रहा हूँ x बराबर -2, तो बेसिकली मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस उदाहरण को समझ लिया। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, तो जो दूसरा रूप हमें पढ़ना है उस रूप का नाम है बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब बिंदु ढाल रूप क्या है, आपको है ना बेसिकली रेखा के ऊपर स्थित एक बिंदु आपको दे देगा और उस रेखा की ढाल आपको बता देगा, फिर आपसे कहेगा कि रेखा का समीकरण बताओ। समझ रहे हो, मान लो कि एक रेखा है कुछ इस तरीके से, है ना। इस रेखा के ऊपर स्थित एक बिंदु आपको मिल जाएगा, लेट्स से मान लो ये बिंदु है x1 y1, ये बिंदु आपको मिल जाएगा और इस रेखा की ढाल मिल जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं, एक रेखा के ऊपर स्थित कोई भी एक बिंदु आपको मिल जाएगा और उस रेखा की ढाल आपको मिल जाएगी। फिर आपसे कह देगा कि इस रेखा का समीकरण बताओ। फिर आपसे क्या पूछ लेगा, इस रेखा का समीकरण पूछ लेगा। तो बिंदु और ढाल अगर हमें दे रखा है और रेखा का समीकरण हमसे पूछा है, तो हम कैसे बताएंगे, किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इस फॉर्मूले का। ठीक है, अब यहाँ पे y1 x1 क्या है, y1 x1 बेसिकली ये पॉइंट्स है। ठीक है, जो पॉइंट आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना, उस पॉइंट को हम x1 y1 बोलेंगे। और m क्या है, m इस रेखा की ढाल है। ठीक है, अगर आपको किसी रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु मिल जाए, अगर आपको रेखा पर स्थित एक बिंदु मिल जाए और उस रेखा की ढाल आपको पता हो और फिर आपसे उस रेखा का समीकरण पूछ ले, तो उस रेखा का समीकरण हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन तो कराइए। बिल्कुल कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इसकी डेरिवेशन कराता हूँ आपको मैं। तो अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को आप भूल जाइए, आप ऐसे समझिए कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया नहीं है ना। अब देखिए, मुझे ये पॉइंट मिला हुआ था और मुझे ये कोण मिला हुआ था, आप ऐसे समझ लीजिए, मुझे पॉइंट मिला हुआ था और मुझे ये कोण मिला हुआ था। फिर मुझसे इस रेखा के समीकरण पूछ ली गई, है ना। तो इस रेखा के समीकरण कैसे बताऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, इस रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु और मान लेता हूँ, कोई भी एक रैंडमली पॉइंट। मान लो कि इस पॉइंट को मैंने एक्स वाई मान लिया। ठीक है, इस रेखा पर इस पॉइंट के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, है ना। तो उन सभी पॉइंट्स को मैंने एक जनरल नाम दे दिया एक्स कोमा वाई। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, है ना। तो बेटा जो समीकरण का मतलब होता है पहले वो समझो आप। समीकरण का मतलब होता है कि भैया मैं आपसे वो सारे पॉइंट्स पूछ रहा हूँ जो इस रेखा पर आने वाले हैं। अगर मैं कहता हूँ कि भैया रेखा का समीकरण बताओ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे वो सारे पॉइंट्स पूछ रहा हूँ जो इस रेखा पर आ रहे हैं, है ना। ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स का निर्देशांक पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे वृत्त का समीकरण बताओ, है ना, रेखा का समीकरण बताओ, तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपसे उस रेखा पर, उस आकृति पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं
उन सभी पॉइंट्स के निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो मुझे बेसिकली इस रेखा पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके निर्देशांक बताने हैं, आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रेखा पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स थे उनको मैंने जनरली नाम दे दिया एक्स वाई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट से वाई अक्ष के समांतर मैं एक रेखा खींच लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इस पॉइंट से एक्स अक्ष के समांतर मैं एक और रेखा खींच लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे पाएंगे कि भैया एक ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है सर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये वाला पॉइंट के निर्देशांक पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, इस पॉइंट का जो एक्स निर्देशांक होगा वो बराबर होगा इस पॉइंट के एक्स निर्देशांक के। इस पॉइंट का एक्स निर्देशांक एक्स है तो इस पॉइंट का एक्स निर्देशांक भी एक्स होगा। अब इस पॉइंट का वाई निर्देशांक बराबर होगा इस पॉइंट के वाई निर्देशांक के। अब इस पॉइंट का वाई निर्देशांक y1 है तो इस पॉइंट का वाई निर्देशांक भी y1 होगा, है ना। अब दूरी सूत्र से आप ये लेंथ मालूम कर लीजिए, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर x माइनस एक्स का स्क्वायर, वो तो खत्म हो गया, y माइनस वाई 1, है ना। ये लेंथ भी मालूम कर लीजिए, ये हो जाएगी आपकी x माइनस x1। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये लेंथ अगर x है, ये लेंथ अगर x1 है, तो ये बची हुई लेंथ x माइनस x1 ही होनी है। ठीक है, ठीक है सर। मुझे ये एंगल भी प्रश्न में मिला हुआ है, बेसिकली मुझे इस रेखा की ढाल मिली हुई है, उस ढाल से मैं ये कोण भी मालूम कर सकता हूँ ना। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये एंगल भी प्रश्न से मिला हुआ है। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है ना, इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब इस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लीजिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के यूज से आप एक संबंध बनाएंगे, एक समीकरण बना पाएंगे, है ना। वो जो समीकरण होगी वो इस रूप की आएगी, दिखा भी देता हूँ आपको। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ और इस ट्रायंगल में आपसे अगर मैं टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पूछूँ, किसकी वैल्यू पूछूँ? टेंजेंट अल्फा की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल सर, टेंजेंट होता है हमारा लंब बटा आधार, यानी टेंजेंट अल्फा हो जाएगा y माइनस वाई 1 अपॉन में x माइनस x1। टेंजेंट अल्फा बेसिकली क्या है? m ही तो है ना। इस कोण के साथ अगर मैं टेंजेंट चिपका दूँ तो वो m ही तो होगा, तो मैंने इसको m लिख दिया। ये बराबर हो गया y माइनस वाई 1 अपॉन में x माइनस x1। इसको गुणा में ले जाओ, ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई 1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो ये जो रूप है ये इस तरीके से निकला है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अगर आपको रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु दिया गया हो और उस रेखा की ढाल बताई गई हो तथा आपसे उस रेखा का समीकरण पूछ लिया जाए, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित एक प्रश्न करा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपकी एनसीईआरटी बुक किस टाइप के प्रश्न पूछती है। ठीक है, चलिए करते हैं प्रश्न। ये उदाहरण देखिए, क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि भैया इस पॉइंट से जाने वाली और ढाल -4 की रेखा का समीकरण बताओ। आपको एक रेखा का समीकरण बताना है और उस रेखा पर एक पॉइंट ये है और उस रेखा की ढाल इतनी है। समझ रहे हैं? रेखा पर स्थित बिंदु हमें पता चल गया और रेखा की ढाल हमें मालूम हो गई। हमसे रेखा का समीकरण पूछ लिया, कैसे बताओगे? आप कहेंगे सर बिंदु ढाल रूप से बताएंगे, है ना। बिंदु ढाल रूप से, बिंदु ढाल रूप क्या था? ये था सर हमारा y माइनस वाई 1 इजक्वल टू m x माइनस x1। सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा y माइनस वाई 1। ये जो पॉइंट्स है ना ये बेसिकली x1 y1 है। ठीक है, तो y माइनस वाई 1 इजक्वल टू m कितना है? -4 x माइनस x1। ऐसा हो गया, इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। ये हो जाएगा y प्लस 4x प्लस का 5 बराबर 0। ये हमारी रेखा का समीकरण आ गया।
आप चाहें तो इसको डेस्मोस पे भी चेक कर सकते हैं। डेस्मोस एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको मालूम होगा। डेस्मोस सॉफ्टवेयर पे जब आप इस इक्वेशन को ढालेंगे तो आपको एक रेखा दिखाई देगी और वो रेखा इस पॉइंट से गुजरती होगी, है ना। उस रेखा का ढाल इतना पाएगा, समझ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे रेखा का समीकरण पूछता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे उस रेखा पर आने वाले हर एक पॉइंट का निर्देशांक पूछ रहा है। अब रेखा पर तो अनेक पॉइंट आते हैं, अनगिनत पॉइंट आते हैं, तो आप उसको सभी पॉइंट्स के निर्देशांक तो बता नहीं सकते, इसलिए आप उसको समीकरण बता देते हैं, समझ रहे हैं। आप कह देते हैं कि भैया एक्स और वाई की आप ऐसी ऐसी वैल्यूज ढालते जाइए जो इसको संतुष्ट करती हो, है ना। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हो, वो सारी की सारी वैल्यूज़ इस रेखा पर आने वाली होंगी, समझ रहे हैं ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त के पास 1000 गाने पड़े हैं, ठीक है। आप अपने दोस्त के पास गए और आपने पूछा कि भाई तेरे पास कौन कौन से गाने पड़े हैं, तो वो आपको एक एक करके थोड़ी बताएगा, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। वो आपको क्या करेगा, वो आपको पेन ड्राइव में ढाल के दे देगा। वो कहेगा कि भैया अपने लैपटॉप में जा कर के लगा लियो, वहाँ से तेरे को पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन कौन से गाने हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। मैंने आपसे पूछा कि इस रेखा पर आने वाले सभी पॉइंट्स के निर्देशांक बताओ। अब रेखा पर तो अनगिनत पॉइंट आते हैं, आप हर एक पॉइंट के निर्देशांक तो मुझे बता नहीं सकते। तो आपने क्या किया, आपने मुझे ये समीकरण बना के दे दी। आपने कहा कि लो सर, ये समीकरण रखो अपने पास, और एक्स और वाई की वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हैं वो सारे के सारे पॉइंट इस रेखा पर ही पाएंगे, समझो। ये काम होता है समीकरण का, क्लियर। समीकरण हमें उन सभी पॉइंट्स के निर्देशांक दे देती है जो पॉइंट्स उस रेखा पर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें रेखा का समीकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्लियर हुआ। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो जो तीसरा रूप हमें पढ़ना है, उस तीसरे रूप का नाम है दो बिंदु रूप। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, पिछली बार तो क्या हुआ था कि हमें एक बिंदु मालूम चल गया था और उस रेखा की ढाल मालूम चल गई थी, हमने रेखा का समीकरण बता दिया था। अब की बार क्या होगा, अब की बार हमें रेखा पर स्थित दो बिंदु मिल गए, रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु मिल गए, है ना। अब रेखा का समीकरण कैसे बताओगे, सोचो, बताएं। देखिए, अब रेखा का समीकरण बताने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इसका। इस फॉर्मूले का आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो बेटा ये फॉर्मूला दूसरे रूप से ही आया है। जो दूसरा रूप हमने पढ़ा था ना, उसी से ये फॉर्मूला आया है। कैसे, दूसरे रूप में हमने पढ़ा था y माइनस वाई वन इजक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये रूप पढ़ा था, है ना। अगर मुझे रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु मिल जाएं तो क्या मैं रेखा की ढाल नहीं ज्ञात कर सकता। भाई कोई रेखा है, उस रेखा पर स्थित मुझे दो बिंदु मिल गए, तो क्या मैं इस रेखा की ढाल बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। दो बिंदु रूप है, दो बिंदु रूप से हम इसकी ढाल, अगर मुझे रेखा पर दो बिंदु मिल जाएं तो मैं उस रेखा की ढाल बहुत ही आसानी से बता सकता हूँ, है ना। तो मैंने इसको सेम रखा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं थी, इसको सेम रखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। मुझे m की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, दो बिंदुओं के y निर्देशांक को घटा दिया बटे में दो बिंदुओं के x निर्देशांक को घटा दिया। यही तो फॉर्मूला होता है m का, पढ़ाया तो था पिछली क्लास में। अगर आपको m ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। बस m की जगह ये लिख दिया, तो ये फॉर्मूला पिछले वाले रूप से ही आया है। भाई बात समझ में। बस पिछली बार क्या था कि हमें डायरेक्टली m मिल गया था, अब की बार क्या है कि डायरेक्टली m नहीं मिला है, हमें m निकालना पड़ रहा है, बस और कोई अंतर नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, क्या लिखा कि भाई दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट से गुजर के जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है।
ठीक है, दो बिंदु रूप से हम आसानी से बता सकते हैं, है ना। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप m ज्ञात कर लें, उसके बाद बिंदु ढाल रूप लगा दें, है ना। वैसे भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं डायरेक्टली दो बिंदु रूप से कर लेता हूँ, दो बिंदु रूप से। दो बिंदु रूप क्या है, यह है y माइनस वाई वन इजक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस, अब ये y1 y2 ये क्या चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। तो बेटा इसमें से किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 और x2 y2 बोल सकते हो। चाहो तो आप इसको x1 y1 बोल सकते थे, इसको x2 y2 बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। मैंने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 बोल दिया। तो ये हो जाएगा y प्लस वन इजक्वल टू 5 माइनस माइनस एक यानी कि 6, 3 माइनस एक यानी कि 2, x माइनस एक्स वन, ऐसा हो गया। सॉल्व कर लीजिए, y प्लस वन इजक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा y प्लस वन इजक्वल टू 3x माइनस थ्री, है ना। ये हो जाएगा 3x माइनस का y, वन को वहाँ पे ले जाओ, माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो हमें उस रेखा का समीकरण मिल गया जो रेखा इन दो बिंदुओं से गुजर के जाती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हमें वो सारे पॉइंट्स मिल गए, वो सारे पॉइंट्स मिल गए जो कि इस रेखा पर स्थित हैं। समझ रहे हो, क्योंकि भाई एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाइए, यहाँ पे जो सी वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करेगी, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट इस रेखा पर है ना। ये चीज़ हो गया क्लियर। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम चौथे रूप की बात करते हैं। चौथा रूप है हमारा क्या कहोगे आप इसको, ढाल अंतखंड रूप कह दो, है ना। आपके बुक में भी यही लिखा होगा, ढाल अंतखंड रूप। ठीक है, देख लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल अंतखंड रूप। अब जैसे साफ साफ पता चल रहा है कि आपको एक रेखा की ढाल मिल जाएगी और उस रेखा द्वारा एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे बनाया गया अंतखंड आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, कोई रेखा है जो कि कुछ इस तरीके से जा रही है ना। ठीक है सर, अब इस रेखा की ढाल आपको मालूम है, इस रेखा की ढाल आपको मालूम है और इस रेखा द्वारा वाई अक्ष पे बनाए गए अंतखंड को आपको पता है। ठीक है, आप कहेंगे सर एक्स अक्ष पे अंतखंड पता हो तो उसका भी फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले हम वाई अक्ष के अंतखंड का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, और ये ज़्यादातर यूज भी होता है। अब जैसे आपको मालूम है कि भैया वाई अक्ष पे कितना अंतखंड बन रहा है, ये आपको मालूम है ना। अंतखंड मतलब वाई अक्ष पे अंतखंड का मतलब ये है कि इसकी लेंथ आपको पता है, इतने पोर्शन की, मान लो कि इतने पोर्शन की लेंथ सी है। समझो, रेखा की ढाल तुम्हें मालूम है और रेखा द्वारा वाई अक्ष पे बनाया गया अंतखंड तुम्हें मालूम है। ठीक है, रेखा द्वारा वाई अक्ष पे बनाए गए अंतखंड की लेंथ तुम्हें मालूम है, और तुमसे इस रेखा का समीकरण पूछ ले तो तुम कैसे बताओगे, सोचो। बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है, इसलिए बहुत आसान है। बताएं, देखिए आप कहेंगे सर हमें ये लेंथ मालूम है ना, हाँ जी, तो हमें ये पॉइंट मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0,c, है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब हमें इसकी ढाल मालूम है, इस रेखा पर एक स्थित बिंदु मालूम है, तो बिंदु ढाल रूप का हम यूज करके इस रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर y माइनस वाई वन इजक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना, ये पॉइंट तो हमें मालूम है ना, x1 y1, ढाल दो y माइनस सी इजक्वल टू एम, हमें पता है x माइनस ज़ीरो।
तो y बराबर हो गया mx प्लस सी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अगर आपको किसी रेखा की ढाल पता है और उस रेखा द्वारा y अक्ष पे बनाए गए अंतःखंड की लेंथ मालूम है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, दो तरीके होंगे। एक तरीका तो ये है कि भैया आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए, आपको तुरंत उस रेखा का समीकरण मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको ये लेंथ मालूम है, इस लेंथ से आप ये पॉइंट ज्ञात करिए, फिर बिंदु बिंदु ढाल रूप लगाइए, उसके बाद इसका समीकरण ज्ञात करें। ये दूसरा तरीका है जो कि थोड़ा लेंथी पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए हम ये फॉर्मूले बनाए ताकि थोड़ा जल्दी बन जाए और थोड़ा आसान रहे। ठीक है, ठीक है सर। अब आप कहेंगे सर अगर हमें y अक्ष पर बनाए गए अंतःखंड की लेंथ मालूम है तो उसका फॉर्मूला हमें पता कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर x अक्ष पर बनाए गए अंतःखंड का पता हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वो भी बहुत सिंपल है, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एक रेखा है, इस रेखा की ढाल आपको मालूम है। ढाल माने ये जो कोण बन रहा है इसके साथ अगर हम टेंजेंट लगा दें तो उसकी वैल्यू को हम ढाल बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको ढाल मालूम है और इस रेखा द्वारा बनाए गए x अंतःखंड की लेंथ पता है। ये लेंथ आपको प्रश्न में दे रखी है। मान लो कि ये लेंथ d है ना, कुछ भी मान सकते थे, तो मैंने d मान लिया। अगर मुझसे इस रेखा का समीकरण पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, बता सकते हो? आपके सब बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये पॉइंट पता कर लेंगे। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा d,0, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब इस रेखा पर स्थित एक बिंदु हमें पता है, इस रेखा की ढाल हमें पता है, तो बिंदु ढाल रूप से हम इस रेखा का समीकरण बता सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर y-0 इजक्वल टू m x माइनस डी। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। हो गया। ठीक है, तो ये हमने चौथा रूप देख लिया। ठीक है, इसमें इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ होता है, इसका बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है ना, अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। ये वाला उदाहरण देखिए, क्या लिखा है कि उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए टेंजेंट थीटा बराबर है 1/2, है ना। बेसिकली हमें ढाल दे दी और y अंतःखंड -3/2 है। ठीक है, x अंतःखंड 4 है। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न दे रखे हैं। पहला पार्ट करते हैं। तो हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी ढाल तो ये है और जो y अंतःखंड की लेंथ है वो ये है। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे भैया? सिंपल है। तो अभी हमने ढाल अंतःखंड रूप पढ़ा ना, उसका यूज कर लेंगे। ढाल अंतःखंड रूप से ढाल अंतःखंड रूप क्या था? ये था y बराबर mx प्लस सी। अगर हमें y अंतःखंड की लेंथ पता है तो ढाल अंतःखंड रूप ये होगा, है ना। वैल्यू पुट करते हैं, y बराबर m की वैल्यू पता है, बिल्कुल सर। x प्लस सी की वैल्यू पता है, हाँ जी। c की वैल्यू कितनी है? -3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3/2। ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो उस रेखा का समीकरण ये होगा। क्लियर? ठीक इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट कर सकते हैं, इसको आप स्वयं करें। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब पांचवा रूप जो हमें पढ़ना है, इस रूप का नाम है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप। पिछली बार तो क्या था कि आपको रेखा की ढाल भी मालूम थी। ठीक है, अब की बार क्या है कि आपको रेखा की ढाल नहीं दे रखी। बेसिकली आपको उस रेखा द्वारा बनाए गए एक्स अंतःखंड की लेंथ और उस रेखा द्वारा बनाए गए वाई अंतःखंड की लेंथ दे रखी है। समझ रहे हो भाई? जैसे मानो कि ये रेखा है ना, तो अब की बार इस रेखा की ढाल नहीं दे रखी है। अब की बार ये लेंथ आपको दे रखी है और ये लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, ये लेंथ आपको पता है और ये लेंथ आपको पता है। और अगर आपसे इस रेखा का समीकरण पूछ ले तो आप कैसे बताओगे, वो हम सीखने वाले हैं, है ना। बहुत आसान है। मान लो कि ये लेंथ a है, तो ये पॉइंट आप पता कर सकते हो।
ये लेंथ अगर बी है तो ये पॉइंट ये पॉइंट आप पता कर सकते हो, है ना। तो इस रेखा पर बेसिकली आपको दो बिंदु पता है, तो दो बिंदु रूप से हम इस रेखा का समीकरण बता सकते हैं ना। बिल्कुल सर, बता दीजिए फिर। तो दो बिंदु रूप से, दो बिंदु रूप से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भैया y माइनस वाई वन, एक्स वन वाई वन किसको मान लो, लेट से इसको मान लेता हूँ। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू 0 में से b घटा दो, माइनस का b, a में से 0 घटा दो a, x माइनस एक्स वन। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए वाई बराबर माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी, ऐसा हो गया। एक्स वाई को एक तरफ ले जाता हूँ, ये हो जाएगा ए वाई प्लस का बी एक्स बराबर ए बी, है ना। एक काम करते हैं, दोनों तरफ ए बी से भाग कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब मैं इसको ए बी से भाग करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वाई बराबर बी आ जाएगा, ए से ए तो कट जाएगा ना। अगर मैं इसको ए बी से भाग करूँगा तो यहाँ पे आएगा एक्स बराबर एक्स बटे ए बराबर एक, ये आएगा ना। इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा याद करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। अगर हमें किसी रेखा द्वारा बनाए गए एक्स अंतखंड की लेंथ और वाई अंतखंड की लेंथ, दोनों लेंथ हमें दे रखी हैं, और उस रेखा का समीकरण हमसे पूछ सका है, तो उस रेखा का समीकरण बताने के दो तरीके हैं। लंबा तरीका तो ये है कि भैया आप सबसे पहले ये पॉइंट याद करें, ये पॉइंट याद करें, फिर दो बिंदु रूप लगाएं, उसको सोल्व करें, और फिर फाइनली आपको इस रेखा का समीकरण मिलेगा। ये लंबा तरीका हो गया। छोटा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दें। ठीक है ना। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। ये उदाहरण देखिए, क्या लिखा है कि एक रेखा का समीकरण बताओ जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंतखंड बनाती है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बनाए गए अंतखंड की लेंथ हमें मालूम चल गई, तो हम अंतखंड रूप से इस रेखा का समीकरण बता सकते हैं ना। बिल्कुल सर, अंतखंड रूप से, अंतखंड रूप क्या था, एक्स बटा ए जमा में वाई बटा बी बराबर एक, है ना। एक्स बटा ए का मतलब क्या है कि एक्स अंतखंड कितना है, एक्स अंतखंड है सर -3, जमा में वाई बटा बी का मतलब क्या है कि वाई अंतखंड क्या है, वाई अंतखंड सर 2 है बराबर एक। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखें, ए और बी इनके साथ हम निशान भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने निशान लिया है, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। ये लेंथ नहीं है बेसिकली, आप ऐसे में समझिएगा कि लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ नहीं है, ये अंतखंड है। ठीक है, उसकी लेंथ ही है लेकिन उसका हम साइन भी साथ में लेते हैं। ठीक है, साइन नहीं लेंगे तो फिर हमें मालूम कैसे चलेगा कि हम किस रेखा की बात कर रहे हैं, वो रेखा कहाँ पे बन रही है ये कैसे मालूम चलेगा, इसलिए हम साइन भी लेते हैं। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2x माइनस का, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 6, एलसीएम लेके किया मैंने, थोड़ा फास्ट कर दिया, तो ये समीकरण हमारा आ गया। ठीक है, इस रेखा को अगर आप डेस्मोस पे ढाल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहीं ना कहीं काटती होगी, है ना। और जो एक्स अंतखंड की लंबाई होगी वो होगी -3, और जो वाई अक्ष वाई अंतखंड की लंबाई होगी वो 2 पाएगी। आप चाहें तो बना के देख सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम अपने सबसे लास्ट रूप पे आ गए हैं, और इस छठे रूप का नाम है लंब रूप, लंब रूप। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली दो चीज़ें मिलती हैं, प्रश्न में आपको दो चीज़ें देगा। एक तो देगा आपको केंद्र से रेखा के बीच लंबवत दूरी आपको मिल जाएगी, है ना। एक तो क्या मिल जाएगा, केंद्र से रेखा पर ढाले गए लंब की लेंथ, रेखा पर ढाले गए लंब की लंबाई मिल जाएगी, या फिर आप कह लो कि मूल बिंदु से रेखा के बीच की दूरी मिल जाएगी। जब भी हम बिंदु से रेखा के बीच की दूरी की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा लंबवत दूरी की बात कर रहे होते हैं। तो आप कैसे कह लो, आप चाहे ऐसे कह लो कि भैया बिंदु की रेखा से दूरी मिल जाएगी, या फिर आप ऐसे कह लो कि भैया केंद्र से रेखा पर ढाले गए लंब की लंबाई मिल जाएगी, दोनों ही बातें सेम है।
ठीक है, ठीक है सर। तो एक तो हमें क्या मिल जाएगा, मूल बिंदु की रेखा से दूरी मिल जाएगी, है ना। वापस समझो, जब मैं बोलूँ ना कि मूल बिंदु की रेखा से दूरी मिल जाएगी तो मैं हमेशा लंबवत दूरी की बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। कहीं पर अगर आपको ऐसे लिखा है कि भैया एक बिंदु ये है, एक रेखा ये है, इस बिंदु की रेखा से दूरी, कहीं पर अगर आपको इस बिंदु की रेखा से दूरी पूछ ली जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे लंबवत दूरी ही पूछ रहा है, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात होती है, क्योंकि इस बिंदु की रेखा से दूरी देखें तो भैया वो तो ये भी हो सकती है, 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 ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने ये डिसाइड किया कि जब भी हम बिंदु से रेखा के बीच की दूरी की बात कर रहे होंगे तब हम लंबवत दूरी की बात कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो इस रूप में हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो केंद्र से रेखा के बीच की दूरी मिलेगी, ठीक है सर। दूसरी दूसरी आपको लंब और धनात्मक एक्स अक्ष के बीच का कोण मिलेगा, धनात्मक एक्स अक्ष के बीच का कोण मिलेगा। ये दो चीज़ें मिलेंगी, समझिए वापस से। जैसे मान लीजिए कि वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है ना, रेखा कुछ ऐसे जा रही है, तो प्रश्न में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा इसकी लेंथ, ये जो लंब आपने ढाला है इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी, है ना। कई बार प्रश्न में कह देगा कि ये रेखा मूल बिंदु से इतनी दूर है ना, तो मूल बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी लिखा हो, या फिर मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी लिखा हो, या फिर केंद्र से रेखा पर ढाले गए लंब की लंबाई लिखा हो, तीनों ही बातें सेम है। कहने का मतलब यह है कि ये लेंथ आपको मिल जाएगी, इस लेंथ को एक बार मैं पी बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे पी का मान मिल जाएगा, ठीक है सर। और प्रश्न में क्या देखा होगा, प्रश्न में हमें इस लंब और धनात्मक एक्स अक्ष के बीच का कोण दे रखा होगा, ये कोण हमें दे रखा होगा, ठीक है। इस कोण को एक पल के लिए आप अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते थे, ओमेगा कुछ भी मान सकते थे, मैंने अल्फा मान लिया। तो ये दो चीज़ें आपको प्रश्न में दे रखी होंगी, फिर आपसे इस रेखा का समीकरण पूछ लेगा, ठीक है। कैसे बताओगे, सोचो, इस रेखा का समीकरण बताना है और आपको ये दो चीज़ें दे रखी हैं, कैसे बताओगे? हम्म सोचिए। आप कहेंगे सर अगर हमें रेखा पर स्थित कोई बिंदु मिल जाए ना तो बात बन जाए, ठीक है ना। अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए, है ना, और ये लेंथ मिल जाए, या फिर ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट मिल जाए, बात एक ही है ना, तो मैं अंतःखंड रूप से इस रेखा का समीकरण बता सकता हूँ, ठीक है, ठीक है सर। तो हमें आइडिया लग गया कि भैया मुझे ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, ये अगर दोनों लेंथ मुझे मिल गई तो मैं अंतःखंड रूप से इस रेखा का समीकरण बहुत ही आसानी से बता सकता हूँ, है ना। लक्ष्य मालूम चल गया मुझे। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, ये आपका बेसिकली आधार है, ये कर्ण है और ये आपका लंब है। आधार इसलिए क्योंकि दो कोण यहाँ पे बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आपको आधार की वैल्यू पता है और आप कर्ण निकालना चाह रहे हैं, है ना। आधार की वैल्यू आपको पता है और आप कर्ण निकालना चाह रहे हैं। आधार बटा कर्ण क्या होता है पता है सर? कोस होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। आधार कितना है? पी है सर। कर्ण तुम्हें मालूम है क्या? नहीं, बराबर कोस अल्फा, ठीक है। यानी कि पी बटा कोस अल्फा ये बराबर हो गया हमारा कर्ण के। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ये पी बटा कोस अल्फा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे और इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आप इसकी लेंथ भी मालूम कर पाएंगे। कैसे? देखिए, ये कोण अगर अल्फ़ा है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये 90 का कोण ही रहेगा,
है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आपका लंब हो गया। आपको कर्ण चाहिए और आधार दे रखा है, तो यहाँ पर भी आधार बटा कर्ण लिख दें। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस। लेकिन एंगल क्या है आपकी बार? 90 माइनस अल्फा। आधार कितना है पता है? आधार सर P है। कर्ण, कर्ण तो नहीं मालूम, कोई बात नहीं। कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा P बटा साइन अल्फा बराबर कर्ण। यानी कि इसकी जो लेंथ है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, इस ट्रायंगल में कर्ण की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है ये आ गई P बटा साइन अल्फा। तो मैंने एक प्रकार से इस रेखा द्वारा x अंतखंड और y अंतखंड की लेंथ मालूम कर ली, है ना। तो अगर आपको x अंतखंड और y अंतखंड की लेंथ मालूम है तो आप उस रेखा का समीकरण बता सकते हैं। बिल्कुल सर। इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा सर x बाई ए जमा में y बराबर b बराबर 1, है ना, y बटा b बराबर 1। ये हो जाएगा x बटा ए। ये क्या होता है? ये होता है x अंतखंड की लेंथ कितनी है? p बटा कोस अल्फा, है ना, जमा में y बटा b क्या है? p बटा साइन अल्फा बराबर 1, ठीक है। ऊपर वाले को लिख सकते हैं x बटा 1 y बटा 1। ऊपर भी बटे में है, नीचे भी बटे में है, ऊपर भी बटे में है, नीचे भी बटे में है। तो होगा क्या कि जो नीचे वाला बटा है ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x कोस अल्फा बटे में p जमा में y साइन अल्फा बटे में p बराबर 1। ये हो गया x कोस अल्फा जमा में y साइन अल्फा बराबर p। ये हो गया। ये हमने क्या ज्ञात कर ली? ये हमने इस रेखा के समीकरण ज्ञात कर ली, समझो। तो ये फॉर्मूला यहां से आया है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको किसी रेखा की मूल बिंदु से दूरी दे रखी हो और ये वाला कोण दे रखा हो तो इस रेखा के समीकरण ये होगी। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं। चलिए अब ये वाला उदाहरण देखिए। क्या लिखा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल बिंदु से लांबिक दूरी, है ना। अगर यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी भी लिखा होता ना तब भी हम लांबिक दूरी ही लेते, ठीक है। लांबिक दूरी 4 इकाई है और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण 15 डिग्री है। समझ में आ गया होगा? एक रेखा है, इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है और हमें ये लेंथ दे रखी है कितनी? ये दे रखी है सर 4 इकाई। ये कोण हमें दे रखा है कितना है? 15 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस रेखा का समीकरण बताना है। कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर लंब रूप से। लंब रूप क्या था? ये था हमारा x कोस अल्फा जमा में y साइन अल्फा बराबर 1। आपकी बुक में ओमेगा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप आपकी मर्जी है जो भी आपको मानना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा x कोस अल्फा कितना है बताएंगे? p आएगा, सॉरी। कोस अल्फा कितना है? आपके आंसर कोस 15 डिग्री पे। कोस 15 डिग्री पे कितना होता है भाई? कोस 15 डिग्री पे होता है √3 जमा 1 बटे में 2√2। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई चलो आपने तो बता दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो कोस 15 डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए आप कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सोल्व करिएगा, सोल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जमा में y साइन 15 डिग्री पे कितना होता है? ये होता है √3 माइनस 1 बटे में 2√2। आप कहेंगे सर इसको कैसे पता करेंगे? इसको भी आप चाहें तो ऐसे पता कर सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 करके, या फिर आप कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 लिख के वहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। p कितना है? p है सर 4। सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा √3x जमा में x जमा में √3y माइनस का y बराबर 8√2, ठीक है ना। बस हो गया, कर लिया तुमने समीकरण ज्ञात इसका, ठीक है। ऐसे करना था, क्लियर? तो अब आप एक काम करिए, उदाहरण 11वां तो मैंने करा दिया,
उदाहरण 12वां जो है ये आप अपने आप कर सकते हैं, है ना। इसका आप हल देख लीजिएगा बेशक, लेकिन हल देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया। तो कल हम प्रश्नावली 10.2 स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही दिन के अंदर इसके सारे क्वेश्चन आपको करवा दूं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।